केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मिले टीटीवी दिनाकरन। एनडीए में फिर शामिल हुई एएमएमके। तमिलनाडु बीजेपी के प्रभारी हैं गोयल। संभल हिंसा मास्टरमाइंड शारिक साठा का घर सील, संपत्ति हुई कुर्क। रेड कॉर्नर नोटिस जारी। मुंबई में बन रहे बिहार भवन पर बवाल। मनसे ने निर्माण रोकने की दी चेतावनी। अपने राज्य में ही करें बेहतर चिकित्सा की व्यवस्था। दिल्ली एनसीआर ने प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश। जिम्मेदार स्टेक होल्डर्स को दिया 4 हफ्तों का वक्त। भारत और यूरोपीय संघ में एफटीए डील जल्द। ईयू चेयरमैन उर्सुला वॉन डेर ने दिए संकेत। कहा है दुनिया की सबसे बड़ी डील। नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है 5 बजे की 5 बड़ी खबरों का। सबसे पहले बात करेंगे दिनाकरन की। एएमएमके फिर एनडीए में शामिल क्यों हुई। दूसरी खबर में बात करेंगे मुंबई में बन रहे बिहार भवन पर बवाल क्यों मचा। तीसरी खबर में बात करेंगे संभल हिंसा पर क्या कार्रवाई हुई है। चौथी खबर में बात करेंगे वायु प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। और आखिर में बात होगी मदर ऑफ ऑल डील्स की। और अब बात सबसे पहली बड़ी खबर की। आखिर तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 से पहले राजनीतिक समीकरण तेजी में बदल रहे हैं। अम्मा मक्कल मुनेंद्र कडगम यानी एएमके ने एनडीए का दामन थाम लिया है। एएमके ने प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात कर राज्य में सुशासन की स्थापना के लिए अपनी पार्टी का एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की है। दिनाकरन ने इस कदम को तमिलनाडु और अपनी पार्टी के लिए एक नई शुरुआत करार दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि वे राज्य में ऐसा प्रशासन और सुशासन स्थापित करने की कोशिशों का समर्थन करेंगे जिसे जनता जानती है। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से हमारी सहयोगी अपराजिता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अपराजिता, एएमके ने एनडीए में दोबारा शामिल होने का फैसला क्यों लिया, इसके पीछे तत्काल राजनीतिक वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए ये कदम काफी अहम माना जा रहा है प्रियंका, क्योंकि इससे राज्य में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। एएमके का एक खास वोट बेस है जो अब एनडीए के खाते में जो जा सकता है। इससे डीएमके और एआईएडीएमके दोनों पर असर पड़ सकता है, क्योंकि आप देखिए कि इसके पीछे जो है ज्यादातर यही वजह बताई जा रही है कि तमिलनाडु दक्षिण की जब भी बात होती है तो बीजेपी वहां पर जो है असमर्थ नजर आती है। तो ऐसे में ये जो है इसे आप फिलहाल समर्थन के तौर पर देख सकते हैं, लेकिन राजनीतिक संकेत यही है कि आने वाले समय में जो चुनाव है वो तालमेल गठबंधन की तस्वीर इससे साफ हो सकती है और इसका सीधा असर डीएमके और एआईएडीएमके दोनों पर पड़ सकता है। त्रिकोणीय मुकाबले की स्थिति बन सकती है जिससे चुनाव और भी ज्यादा जो है वो दिलचस्प हो सकता है। और एनडीए के लिए यह डील बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि एनडीए के लिए यह रणनीतिक रूप से माना जा रहा है फायदेमंद। दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु में एनडीए अपनी पकड़ जो है वो मजबूत करना चाहता है। शुरू से ही अभी भी लगातार जो है बंगाल और तमिलनाडु का जिक्र करते हुए नजर आते हैं एनडीए के तमाम नेता, बीजेपी के तमाम नेता, और एएमके का समर्थन इसमें काफी मददगार साबित हो सकता है। लेकिन बिल्कुल अपराजिता, और इस गठजोड़ का तमिलनाडु की राजनीति पर कितना असर पड़ सकता है? बिल्कुल बहुत पड़ सकता है प्रियंका, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो फैसला लिया गया है उसको जनता कितना स्वीकार करेगी ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि जनता की प्रतिक्रिया आने वाले समय में ही साफ होगी। और दिनाकरन का कहना है कि लोग विकास और सुशासन चाहते हैं और यही उनके फैसले की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन संकेत साफ है कि 2026 से पहले और भी दल अपने अपने पाले बदल सकते हैं। तमिलनाडु की राजनीति अब नए समीकरण की ओर बढ़ रही है और मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। लेकिन
इसमें जो है पूरी तरीके से बीजेपी के लिए काफी फायदेमंद माना जा रहा है ये समझौता। और आप देख सकते हैं बीजेपी को एक नहीं दो नहीं कई फायदे हैं। पहला तो जो है बीजेपी की तमिलनाडु में पकड़ मजबूत होगी, क्योंकि एएमएमके का जो है वो स्थानीय स्तर पर बहुत मजबूती है वहां पर, जिससे बीजेपी को बहुत फायदा मिलेगा। दूसरा फायदा डीएमके के लिए सीधी चुनौती हो सकती है, क्योंकि अभी तक बिल्कुल अपराजिता, तो क्या इसको ये समझा जा सकता है कि गठबंधन आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, ये चुनाव है, ये राजनीति है, और यहाँ पर बिना फायदे के कोई पार्टी गठबंधन नहीं करती है। चाहे आप बिहार की बात कीजिए, बंगाल की बात कीजिए, दक्षिण की बात कर लीजिए, और तमिलनाडु की जहाँ तक बात है, आपने देखा बीजेपी का जहां तक सवाल है, बीजेपी आज तक वहां पर कभी भी अकेले अपने पैर पसारने में सामर्थ्य नहीं रही है। ऐसे में एआईएडीएमके का उनके साथ जुड़ना, एएमके का जो मतलब कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ये बीजेपी के लिए फायदा है। और ऐसे में अब डीएमके जो है वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी, वो किसके साथ सांठगांठ करेगी, क्योंकि आज भी जो है जी अपराजिता, एक बात और जानना चाहूंगी कि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया इस गठबंधन पर कैसी देखने के लिए मिल रही है? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, आज वही मैं आपको बता रही थी कि बीजेपी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है शहजाद पूनीवाला जी, उन्होंने भी आज सीधे तौर पर इसका जिक्र किया था डीएमके का, और उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट का हवाला देते हुए जो था उनसे कटाक्ष किया था कि किस तरीके से हिंदू नैरेटिव वो पेश कर रहे हैं। साक्ष्य के साथ हाईकोर्ट ने जो है इस पर फैसला सुनाया था, बावजूद इसकी उनकी गुंडागर्दी बढ़ती जा रही, तो ऐसे कटाक्ष किए जा रहे हैं और ये एक नैरेटिव पेश किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि तमिलनाडु में जो है हिंदू विरोधी चीजें बहुत ज्यादा हो रही है, और इसीलिए अब वहां की जनता को जो है बीजेपी सरकार को मौका देना चाहिए। तो इसके लिए उनको अपना स्थानीय पकड़ में जो पार्टी वहां पर मजबूत है एएनएम की, उनके साथ वो सांठगांठ कर रही है, और जनता को भरोसे में लेने की कोशिश की जा रही है कि अगर बीजेपी की सरकार वहां पर आती है गठबंधन के साथ, एनडीए के साथ मिलकर आती है, ठीक है, ठीक है अपराजिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। और अब बात दूसरी बड़ी खबर की, जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता और नवनिर्वाचित कॉर्पोरेटर रश्यंत किलेदार ने मुंबई में बिहार भवन के निर्माण को रोकने का ऐलान किया है। बिहार सरकार मुंबई में कैंसर रोगियों के लिए 240 बिस्तरों वाले छात्रावास के साथ एक 30 मंजिला इमारत बनाने की योजना बना रही है। राज ठाकरे के नेतृत्व वाली एमएनएस ने अपने कड़े रुख को दोहराते हुए इस परियोजना का विरोध किया है। किलेदार ने तर्क दिया है कि महाराष्ट्र इस वक्त किसानों के संकट, महंगी शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने 314 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार सरकार को ये पैसा अपने राज्य में ही खर्च करना चाहिए। एमएनएस नेता ने कहा कि मुंबई में बिहार भवन के निर्माण की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। उन्होंने सुझाव दिए कि अगर बिहार सरकार सच में कैंसर रोगियों की मदद करना चाहती है तो उसे अपने राज्य यानी बिहार के अंदर ही बेहतर चिकित्सा सुविधाएं और बुनियादी ढांचा विकसित करना चाहिए। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एडिटर गोविंद ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद जी, मुंबई में बन रहे बिहार भवन को लेकर आखिर विवाद की असली वजह क्या है? बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जिस तरह से आज मनसे की पार्टी की ओर से जिस तरह से बिहार भवन बनने को लेकर अरंगा लगाया गया है और बात कही गई है, ये साफ जाहिर होता है कि मनसे की राजनीति मराठा राजनीति से जुड़ी हुई है और वो सिर्फ मुंबई की बात करती है। देखिए, अभी जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें मनसे की करारी हार हुई, और फिर भी इसके बाद भी उन्होंने बिहार को और जो उत्तर भारतीय को लेकर जिसके उनके मन में पहले से पले हुए जो बातें थी उसको फिर से निकाला और एक तरह से एक प्रांतीय राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो ऐसे में जब एल्फिस्टन स्टेट में बिहार भवन बनाने की बात हो रही है, जिसके लिए पास कर दिया गया है, एलोकेशन भी कर दिया गया है वहाँ की सरकार के द्वारा, तो अब महानगर पालिका है बीएमसी, उसमें उसको निर्णय लेना है कि कहाँ पर ये भवन बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन ये मन से एक छोटी सी पार्टी है और उसके कहने से
ये काम रुक जाएगा, ये असंभव सी बात दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यहाँ भी पालिका में भी एक तरह से बीजेपी और उनकी जो जो संगठन है उसकी सरकार बनने वाली है, उनकी मेयर बनेंगे तो वो डिसीजन लेंगे उस पर। लेकिन जहाँ तक मनसे और उसकी जो पार्टी की बात है, तो ये किसी छिपी हुई नहीं है कि उनकी जो बात होती है सिर्फ उत्तर भारतीयों को किसी न किसी गुंडागर्दी करना और उनको प्रताड़ित करना, इस पर डिपेंड करता है। तो ये एक छोटी सी बात है जिससे कि अगर प्रशासनिक स्तर पर देखा जाए या फिर राजनीतिक स्तर पर देखा जाए तो अरंगा हो सकता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उनके कहने से ये बिहार भवन बनना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी जी। गोविंद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जब ये भवन बन रहा है तो क्या वैधानिक मंजूरियां पूरी ले ली गई हैं? देखिए, भवन बनने के लिए वैधानिक जो बातें हैं वो अब प्रोसेस में आ गई हैं, क्योंकि इससे पहले बिहार सरकार की कैबिनेट ने इसको पास किया था और कैबिनेट के पास करने के बाद वहां पर 30 मंजिल भवन बनाने की बात हो गई है और उसमें 260 आपको बेड लगेंगे। जो कैंसर पीड़ित जो मरीज जाते हैं टाटा मेमोरियल में अपना इलाज करवाने के लिए, कुल रहने के लिए व्यवस्था करने। और खर्च पर क्या बात हुई है? कितना खर्च हो चुका है और क्या पारदर्शिता है इसकी, क्या प्रावधान है? देखिए, जो अभी तक बजट पास किया गया है जो एलोकेशन के लिए, वहां पर जो खर्च होंगे 3 करोड़ 14 लाख रुपए का 314 करोड़ रुपए की आवंटन किया गया है इस भवन को बनाने के लिए। और उसके बाद उसके अगर जरूरत पड़ेगी तो बिहार सरकार उसमें और इसको इजाफा किया जाएगा। लेकिन जहां तक अभी बनाने की बात है तो अभी जगह को चुनाव किया गया है और एलोकेशन स्टेट में इसको जगह का एलोकेशन दिया गया है। तो उस पर जो स्थानीय जो राज्य सरकार है और बीएमसी है, इनको अब आगे की जो कार्रवाई करनी है, कैसे उसका बनेगा, कहाँ बनेगा, किस तरह से बनेगा, ये सारी बिहार सरकार केंद्र की सहायता से और मुंबई की महाराष्ट्र की सरकार को मिलकर इस पर पूरा डिसीजन लेना है। तो अब एक मनसे पार्टी जो छोटी सी पार्टी है, जो कि जिसका कि विधानसभा में एक भी विधायक नहीं है, मुश्किल से पूरे महाराष्ट्र और जितने नगर पालिका उसको देखा जाए तो मात्र 6 इनके पार्षद जीत के आए हैं। ये सिर्फ गुंडागर्दी और एक बदमाशी के कारण से ये अपने जाने जाते हैं और इनका एक अरंगा ही लगा, मान के चलिए इसको, और कुछ नहीं जी। ठीक है गोविंद जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, जल्द वापस लौटें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर, जहां पर संभल में आज बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा के मकान को पुलिस ने कुर्क कर सील कर दिया है। जिस मकान में शातिर अपनी पत्नी के साथ रहता था, उसी मकान को सील किया गया है। बाकी जहां इसके रिश्तेदार रह रहे हैं, उन भागों को छोड़ दिया गया है और अब शारिक के खिलाफ परमानेंट वारंट जारी हो गया है। शारिक साठा के मकान की कुर्की के साथ सामान को भी कुर्क किया गया है। संभल में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा, जो कि यहां से 2020 में भारत से फर्जी पासपोर्ट के माध्यम से भाग के दुबई चला गया था। उस व्यक्ति की कई राज्यों की पुलिस को तलाश है। इसके ऊपर 69 मुकदमे विभिन्न राज्यों में दर्ज हैं। 24 नवंबर 2024 को यहाँ पे जो हिंसा हुई थी उसका ये मास्टरमाइंड है। जंगी ऐप के माध्यम से अपने गुर्गों से बात करता था। इसका एक गुर्गा, मुख्य गुर्गा जिसका नाम गुलाम है, वो अभी वर्तमान में मुरादाबाद जेल में बंद है। इन सब लोगों के द्वारा इस घटना को कारित किया गया था। इस व्यक्ति को गिरफ्तार करने के भरपूर प्रयास किए गए। इन सभी प्रयासों के बावजूद पुलिस है वो अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर सकी। तो इसलिए माननीय न्यायालय से 2 केसों के अंदर इसके खिलाफ कुर्की की कार्रवाई है और वो भी करवाने के लिए आग्रह किया गया था। इसके आधार पे ये कुर्की की कार्रवाई आज की जा रही है। हाँ, देखिए, आज ये शारिक साठा के जो आवास है उसकी कुर्की की कार्रवाई प्रचलित है और उस संबंध में हम लोग जो है आवश्यक पुलिस ब्रीफिंग जो है वो कर रहे हैं इस समय। अभी जैसा निर्देश प्राप्त होगा इसकी कार्रवाई। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ संभल से हमारे सहयोगी रंजीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रंजीत, किन आधारों पर इस व्यक्ति का घर सील किया गया है?
जी, मैं आपको प्रियंका जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मामला जनपद संभल के सदर कोतवाली संभल का है, जहाँ पर अब से करीब 1 साल पहले हिंसा हुई थी। इस हिंसा का मास्टरमाइंड था तारिक साटा। तारिक साटा जो कि इस समय दुबई में बैठकर वहाँ से बैठकर ये षड्यंत्र रचता है और यहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम देता है और यहाँ पर एक तरह की हिंसा कराई कि यहाँ पर बवाल हो गया था उस समय, जिसमें 25 से 30 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। और रंजीत, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रशासन की जो कार्रवाई हुई है वो किन कानूनी प्रावधानों के तहत हुई है? क्या कोई लिखित में आदेश पारित किया गया था? जी, कोर्ट के आदेश पर तारिक साटा की अवैध संपत्ति थी, उसको कुर्क करने के कोर्ट ने आदेश दिए थे, जिसको अमल में लाने के लिए पुलिस प्रशासन वहां पर काफी पुलिस बल के साथ वहां पर उसके घर पर पहुंची और उसको ड्यूटी की वजह कर उसे सार्वजनिक तौर पर ड्यूटी की वजह उसे लोगों से सार्वजनिक किया गया और उसके घर पर कार्रवाई की गई। ठीक है रंजीत, इस जानकारी के लिए शुक्रिया। और अब बात करेंगे चौथी बड़ी खबर की, जहां दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रवैया अपनाया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ योजनाएं बनाने से काम नहीं चलेगा, ये भी बताना होगा कि उन्हें लागू करने के लिए पैसे कहां से आएगा और जिम्मेदारियां किसकी होंगी। सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता की ओर से अवैध निर्माण को लेकर आवेदन दाखिल किया गया है, जिस पर कोर्ट ने सवाल उठाया है कि अवैध निर्माण की निगरानी सुप्रीम कोर्ट क्यों करे। मुख्य न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अवैध निर्माण की निगरानी हाई कोर्ट क्यों नहीं कर रहा। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट को मॉनिटर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है। और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी संकेत दिए कि वो विशेषज्ञों की राय के आधार पर आगे की दिशा तय करेगा, लेकिन साथ ही ये साफ कर दिया कि जवाबदेही और संसाधनों की स्पष्ट योजना के बिना प्रदूषण से निपटने की रणनीति अधूरी ही रहेगी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कंचन हमारे साथ सीधी जुड़ चुकी हैं। कंचन, एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सबसे पहले क्या टिप्पणी दी? जी पूनम, बिल्कुल देखिए, आपको बता दें, आज जो है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने एक रिपोर्ट जो है विस्तृत रिपोर्ट वायु प्रदूषण पे जो है वो पेश करी और उस रिपोर्ट को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में जो है झाड़ लगाती हुई नजर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर छोटी छोटी चीज का जो है ध्यान सुप्रीम कोर्ट क्यों रखेगा, ऐसे में हाई कोर्ट क्या कर रहा है। और बात करें हम दिल्ली सरकार की तरफ से उठाए गए तमाम कदमों को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि ये जो भी कदम उठाए गए हैं, पहले हमें बताया जाए कि जिम्मेदारी तय की जाए कि किसकी जिम्मेदारी होगी। सबसे पहले ये बताया जाए कि आप जो नियम कानून बना रहे हैं कुछ भी, तो उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, फंडिंग कहाँ से होगी। तो ये दो बड़ी बातें आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, जिसमें ये होगा लगातार जो 500 के पार दिल्ली में AQI बना हुआ है और तमाम तरीके की ग्रेफोर तमाम तरीके की कार्यवाही और कदम उठाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। लेकिन दिल्ली का वायु प्रदूषण अपने गंभीर श्रेणी में बना था, जब तक बना हुआ है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आज झाड़ लगाते हुए कहा है कि हाईकोर्ट इन मामलों पर सुनवाई क्यों नहीं कर रहा, हर बात पर जो है सुप्रीम कोर्ट कैसे निगरानी रखेगा। तो ऐसे में जो है अब देखना होगा कि आगे की कदम उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अब दिल्ली सरकार क्या रुख अपनाती है। लॉन्ग टर्म जो गोल है वो, हालांकि जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो फंड की बात आप कर रहे हैं हमारे पास जी कंचन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पराली निर्माण कार्य और वाहनों को लेकर कोर्ट का क्या रुख रहा? जी देखिए, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने जो है ग्रेफ बोर्ड लगाया था, उसमें जो है BS मानक के जो है 3 और 4 की गाड़ियां जो है वो दिल्ली में नहीं चलेंगी या फिर बॉर्डर एरिया से जो है वो अंदर नहीं आएंगी। लेकिन जो है पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल PUC सर्टिफिकेट होना गाड़ियों के पास जरूरी है, तभी CNG पेट्रोल या फिर डीजल मिल सकेगा पेट्रोल पंप से। तो ऐसे में तमाम जो है और नियम बनाए गए हैं, लेकिन आगे क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी और सरकार ने जो है और कंचन, इस मामले पर कोर्ट की अगली सुनवाई कब होगी, क्या तारीख डिसाइड हुई है?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें, ये जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी, अब जो अगली सुनवाई अब पिछली जो है 20 से 25 दिनों बाद होगी, लेकिन फिलहाल जो आज की गंभीर डांट जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, सरकार को फटकार लगाई है, उससे लेकर क्या कुछ सरकार कदम उठाएगी वो देखना होगा, क्योंकि दिल्ली में गंभीर स्थिति में JQI बना हुआ है। जनता की जो तबियत है, उनके जो मिजाज है वो खराब होने की बात हो रही है। जो ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइफ हमारी है उसमें जो 8 से 10 साल का घाटा हो रहा है, उसको लेकर कदम क्या कुछ ठीक है सरकार कंचन, उठाएगी? ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। भारत की अर्थव्यवस्था ने अमेरिका की ओर से लगाए गए हाई टैरिफ के बावजूद अपना दमखम दिखाया और IMF से लेकर वर्ल्ड बैंक तक दुनिया में इसका लोहा मनवा लिया। भारत देश दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी में बना हुआ है। भले ही ट्रंप और टैरिफ गेम में उलझे हुए हैं और ताबड़तोड़ धमकियां दे रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर भारत लगातार खेल करता जा रहा है। बीते कुछ दिनों में ओमान से लेकर न्यूजीलैंड समेत कई अन्य ट्रेड डील करने के बाद अब भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच FTA होने वाला है, जिसके सिग्नल खुद EU चेयरमैन उर्सुला वॉन डेर लेyen ने दिए हैं और इसे सबसे बड़ी डील करार दिया गया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि दावोस के बाद वे भारत का दौरा कर सकती हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि भारत EU शिखर सम्मेलन 27 जनवरी को होने वाला है और इस अवसर से पहले दोनों पक्ष के नेगोशिएटर ऐसी तेजी से शेष अध्यायों को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक दशक पहले असंभव लग रही थी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए TNP न्यूज़। नमस्कार।